वकास अहमद आए। मोहम्मद अहमद। हमजा खान। अब्दुल्ला। रिजवान। अरशान। एहसन खान। शीरीन। शाहिद। सारे हैं, ठीक है। क्या रहा? अच्छा जी। Another quiz I would like to give as take home. If you see this picture, this relates to various parts of a flower. You'll find out number of research papers on flower identification if you try searching using the any authorized source. सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप एक फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को जानते हैं, जिसमें उसकी पत्तियां भी होती हैं, उसके कुछ पत्ते भी होते हैं, उसके अंदर कुछ और पार्ट्स भी होते हैं, और हर एक की खास डायमेंशंस होती हैं। तो से अगर ये तीन फूल आपके पास आए और आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में किस तरह से इसको प्रोसेस करके आप इसका कुछ डाटा बना सकते हैं और इसको फिर एक प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप अपना एक प्रोसेस पहले सोच के डिफाइन कीजिए एंड देन ट्राई फिगरिंग आउट एनी रिसर्च पेपर हु परफॉर्म्स द सिमिलर टास्क एंड ट्राई टू कंपेयर योर इंटेलेक्चुअल इनपुट विद द पेपर इनपुट के कहाँ पे आप कमी बेशी का शिकार हैं। समझ गए? और ये वन पेजर आप नेक्स्ट क्लास में मुझे प्रोबेबली प्रिंट फॉर्म में ले आए या पीडीएफ की फॉर्म में मुझे शेयर करें। ठीक है? दिस इज एज पर अगेन रिक्वायरमेंट, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, आपका रिजल्ट आपने जो सोचा एंड देन फिगर आउट अ रिसर्च पेपर जो कि इस तरह का काम कर रहा हो, उसने कैसे ये काम किया। प्रेफरेबली इट शुड बी अ मशीन लर्निंग बेस्ड रिसर्च पेपर, नॉट डीप लर्निंग बेस्ड, क्योंकि डीप लर्निंग वाला तो सिर्फ ये करेगा कि पिक्चर उठा के वो दे देगा और वो ऑटो पे आपको रिजल्ट दे देगा। तो डीप लर्निंग बेस्ड नहीं, मशीन लर्निंग बेस्ड सोल्यूशन को देखना है रिसर्च पेपर्स में और अपने सोल्यूशन को उससे मैच करने की कोशिश करनी है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये कि पहले आप खुद सोचें कि मैं कैसे करूंगा, फिर बिल्कुल जेन्युइन रिजल्ट्स कंपेयर करें, कहाँ गलतियां हैं, कहाँ पे आपने, हो सकता है आप बिल्कुल ठीक हो सकता है आपकी गलतियां हो। मैंने ये कहा सर, देखिए फ्लावर को आइडेंटिफाई, ये एक फ्लावर की डिफरेंट टाइप्स हैं, और भी बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। देर आर थाउजेंड टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन द वर्ल्ड। मैं और आप जो है इसको लेबल दे देते हैं बाय सीइंग इट, लेकिन हम किस बेस पे इसको लेबल देते हैं? कुछ पैरामीटर्स देखते हैं ना इसके। लाइक इस केस में शायद कलर देख रहे हैं, पत्तियों का साइज देख रहे हैं, उसकी खास बनावट देख रहे हैं, प्रोबेबली उसकी खुशबू को भी हम देख रहे होते हैं। देर इज अ प्रोसेस इन विच वी ट्रेन आवर सेल्व्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। नाउ द सेम flower has to be identified by a machine. What all features could be given to machine to identify, say, these three flowers?
मेक योर प्लान एंड देन फाइंड आउट अ रिसर्च पेपर, एक्सप्लोर, जाएं देखें पेपरों को पढ़ें और देखें कि उन्होंने किस तरह से फीचर्स को इसके अंदर फिट इन किया और एक सोल्यूशन को प्रपोज किया और उसको इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स लिए। फेयरनेस वो इस तरह से डाल सकते हैं कि आपने कुछ सेंसर सिस्टम इम्प्लीमेंट किए होंगे। आपको एक और भी इस तरह की रिसर्च प्रॉब्लम पे लेके जो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक नोट्स, ठीक है। मशीन लर्निंग बेस्ड ऐसे सिस्टम बने हुए हैं कि जो उसमें सेंसर्स होते हैं वो सेंस करते हैं कुछ को, वहां पर फिर आपको एक इनपुट देनी पड़ेगी, वो इनपुट कहीं से आएगी, मतलब एज सच इस वक्त कोई इनपुट नहीं है इसमें, बट यू कैन मेक अ प्री प्रोसेस मॉडल बाय योरसेल्फ कि यार मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो प्रेफरेंस है ना, कि दिस प्रेफरेंस इज फॉर मी स्टेशन एट 1, this is stationed at 0.5, this is stationed at 0, because you are making a model yourself. इससे पहले आप इन्वॉल्व हो तो आप अपना एक डेटाबेस बना के, डेटाबेस का काम यही है ना कि उसमें फीचर्स खुद करने हैं। अब आपने एक फीचर को सेट कर दिया कि फीचर मैंने देना है, फिर आपको लेबल करना पड़ेगा, तो यू कैन डू दैट एज वेल। बट रियल लाइफ में इस तरह के सेंसर्स हैं जो कि आपको ये फीलिंग देंगे, सेंस करेगा तीनों को, उसमें आप गुजारेंगे, वो तीनों की एक वैल्यू देगा क्वांटिफाइड, यदि ये इसकी फ्रेगनेंस वैल्यू, ये इसकी फ्रेगनेस वैल्यू, ये इसकी फ्रेगनेस, जिस तरह आपकी नाक है इस तरह मशीन की नाक भी बन सकती है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। मेरी कोशिश होगी कि हर क्लास में ना हम एक रिसर्च इस तरह का एक प्रॉब्लम म्यूचुअली कोशिश करें और आप उसमें फिर कुछ उसमें इनपुट लेकर आए अगली क्लास में, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक नोट्स को हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। The only thing is that you find your solution and align it with the existing solutions, especially in form of research papers. Some research paper, and I expect everybody will search and probably you'll get different research papers. ये मतलब कोशिश करें ऐसा ना हो कि एक ही रिसर्च पेपर, तो आप करें सर अपना अपना करेंगे ना तो आपको आई एम श्योर डिफरेंट कुछ ना कुछ नजर आएगा। तो दिस इज टेक होम क्विज। कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी तो नहीं है? आप पे सोच रहा हूँ ना मैं, इसलिए तो प्रॉब्लम दिया कि आप उसको अपने एंड पे खुद सोचें और देखें कि क्या आपने सोचा, क्या किसी एक थर्ड न्यूट्रल बंदे ने जिसने ये काम किया है, जिसका ये रिसर्च एरिया था प्रोबेबली, उसने किया, और आप कहाँ बुरे हैं कहाँ अच्छे हैं, ठीक है, ताकि आपकी अपनी रिफाइंड हो सोच थोड़ी सी। ओके जी, सो इफ आई जस्ट गो एंड थोड़ा सा हम इसको पिछले क्लास के साथ थोड़ा सा अलाइन करें। और कोई कोई नहीं, एनी क्वेश्चन? सो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली लास्ट क्लास में हमने बाउंड्रीज के ऊपर कुछ थोड़ी सी डिस्कशन की थी। एक एल्गोरिथम को हमने इंक्रीमेंटल ट्रेनिंग रूल को आपने खुद रन किया, आई सॉ दोस असाइनमेंट्स, मैंने कहा बहुत अच्छी की है, और आपको भी उनको करने में मजा आया और चीजें जो है वो कन्वर्ट होके अल्टीमेट सॉल्यूशन तक आती हैं। These can these things have some juice in them and things can be complicated and further complex problems can be solved, right? So in fact अगर आप गौर करें तो हम इसके अंदर कर क्या रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका जो आंसर आता है, जो ये नंबर देता है, वो एक लेबल पे हम मैप करने की कोशिश करते हैं, जिसको y डिक्लेयर करते हैं। सो y इज नॉट अ वेरिएबल एज सच, इट्स जस्ट अ लेबल, रिमेंबर दिस, राइट? सो अल्टीमेटली जो क्लेम्स होती है वो इन वेरिएबल्स के ऊपर बेस कर रही होती है जो इस इक्वेशन के अंदर होती है। सो आपने क्या किया, यदि दो क्लासेस थी तो आपने इसको कैलकुलेट किया, आपने कहा अगर इसका नंबर, क्योंकि थ्रेशोल्डिंग फंक्शन आपने डिफाइन किया हुआ था वहां आपने हार्ड लिमिटिंग एक्टिवेशन फंक्शन के तहत ये डिसाइड किया था कि अगर ये जो समेशन है ये 0 से बड़ा या बराबर आए तो मैं एक वाई डिक्लेयर कर दूं, और अगर ये 0 से छोटा है तो दूसरा वाई डिक्लेयर कर दूं। यानी दो क्लासेस आपने डिसाइड की, एक क्लास को आपने क्लास 1 कहा था, एक क्लास को आपने क्लास -1 कहा। दिस वाज द मेन थिंग। सो फोकस इस इक्वेशन के सॉल्यूशन या क्वांटिफाइबल नंबर पे होता है। ओके, सो इस तरीके से जब आप आगे चलते हैं, अभी चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ जूम थोड़ा सा
ओके, सो आपने इसको सॉल्व किया, आपने हाथ से सॉल्व करके देखा कि देयर वर टू क्लासेस, ये एक क्लास थी, बाकी तीन एक क्लास थी, तो एक सिंगुलर लाइन जो थी उसने इसको डिवाइड कर दिया, उसकी इक्वेशन आपने सिर्फ कंप्यूट कर दी और से दिस वाज दैट इक्वेशन व्हिच यू सॉल्व एंड गेट टू दिस. Any line can be obtained. Now there could be many solutions between these spaces. You can yourself feel like कि कभी ये लाइन भी वही काम कर रही है जो शायद ये लाइन करेगी, तो शायद एक और टेढ़ी लाइन करेगी, तो शायद एक और इस तरह की लाइन करेगी. There could be many solutions possible. तो आप में से हर कोई different solutions पे जा सकते हैं या आ सकते हैं. और अल्टीमेटली जब आप उसको इटरेटिवली सॉल्व करते हैं तो आप एक नंबर ऑफ एपॉक्स डिसाइड करते हैं, आप नंबर ऑफ बैच साइज देखते हैं, आप एक लर्निंग रेट डिसाइड करते हैं और अकॉर्डिंगली वो अपने आप को कोशिश करता है कन्वर्ज करने की और पैसेज ऑफ टाइम. ये वही इक्वेशन शो कर रहा है, कभी वो कुछ डब्ल्यूज आएंगे, कभी कुछ वाइस आएगा, वो फिट करेगा, फिर देखेगा, फिर चेक करेगा, फिर इटरेट करेगा, अल्टीमेटली एक खास नंबर ऑफ इक्वेशंस के बाद करके अपने लूप से बाहर आ जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस सिंपलर प्रॉब्लम के लिए इट वुड गिव यू सम सॉल्यूशन एंड अल्टीमेटली इट वुड कन्वर्ज. लेट्स सी कन्वर्जेंस टू सम वैल्यू. तो नॉट कन्वर्ज. सो व्हाइट, सारे के सारे व्हाइट डॉट्स एक दो तीन यहाँ पे, ब्लैक डॉट यहाँ पे थे, लाइन बड़ी इजीली डिवाइड कर ली. ये वो लाइन नहीं जो पिछली वाली लाइन चेंज हुई. तो हर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में depending upon the initialization values this line could take on any other value for आपको अल्टीमेटली सॉल्यूशन बन जाए. लेकिन आपने शायद ही अभी उसी असाइनमेंट में सॉल्व किया कि अगर एक इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जिसमें एक सिंगुलर लाइन जो है वो इसको ड्रॉप ना कर सके, तो ऐसा आपने सॉल्व किया, आपने हाथ से करके देखा भी होगा कि कोई ऐसा डब्ल्यू और एक्स आपको नहीं मिला होगा, डब्ल्यू और बी नहीं मिला होगा जो कि एक सिंगुलर लाइन से इन दो को डिवाइड कर सके. इट मीन्स के दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आर सॉर्ट ऑफ non-linear, they cannot be solved by a single neuron. They need मल्टीपल परसेप्ट्रॉन या मल्टीपल लेयर स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा लाइंस हो, जिनको आप ऐड करें और फिर अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. सो इसको अगर आप कोशिश करते हैं, आप जितनी अटेम्प्ट्स कर लें, जितने भी कॉस्ट रन कर लें, ये बॉन्कर हो जाएगा सिस्टम, बट इट वुड बी गिविंग यू समथिंग. ये आपको अल्टीमेटली, क्योंकि आपने लूप से निकलना तो होता है, कहीं ना कहीं आप निकलेंगे एक मैक्स नंबर ऑफ इटरेशंस के बाद, बट जब वो आउटपुट देखेंगे तो वो नहीं होगी जो आपको चाहिए होगी. बस भी समथिंग एल्स. सो इस केस में भी देखेंगे इट इज ट्राइंग टू रन रिपीटेडली. पहले टाइम उसकी फेल हुई है, वो दूसरी टाइम में आ गया, और it will keep doing it and ultimately at some times it will stop, but that won't be the actual solution which you want. So इस मकसद की वजह से फिर क्या किया जाए, फिर अब दुनिया आगे जब चलती तो कहती है कि आप कुछ तरीके हो सकते हैं जिसमें वैसे मसलों को सॉल्व कर सकते. उसमें या तो एल्गोरिथम की बनावट को improve किया जाए, उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए, नई टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स डिफाइन की जाए. लाइक अभी नहीं हो रहा कन्वर्ज, तो उस मकसद के लिए नए एल्गोरिथम्स डिफाइन किए जाते हैं, और या फिर आप स्ट्रक्चर को या आर्किटेक्चर को या टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क को कॉम्प्लिकेट करें. राइट. तो हमने ये वाला जो एल्गोरिथम था इसको आपने हाथ से रन किया, जिसमें आपने देखा कि नए ग्रेड्स जो है वो इस इक्वेशन के तहत अपडेट होती है, नया बायस इस तरह से अपडेट होता है. इसी को इम्प्रूव करके इसकी एक नेक्स्ट वर्जन पे काम किया जाता है. ये इसकी मैट्रिक्स नोटेशन है. मैट्रिक्स नोटेशन में थोड़ा दिमाग चलाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में ये ज़्यादा आसान होते हैं. तो एक्स, कैपिटल एक्स एन शोज ऑल द इनपुट्स, कैपिटल डब्ल्यू शोज ऑल द वेट्स इंक्लूडिंग द बाइसेस, बाकी पैरामीटर्स उसी तरीके से हैं. और ये वही इक्वेशन है थोड़ी देर पहले हमने देखी है. न्यू वेट इज ओल्ड वेट प्लस द लर्निंग डेट टाइम्स डिजायर्ड वैल्यू टाइम्स इनपुट. सो ये सारे वेट्स को एट अ टाइम कैलकुलेट करना, क्योंकि आप मैट्रिक्स में इसको कंप्यूट कर रहे हैं. तो दिस सॉल्व्स योर प्रॉब्लम. थोड़ा भी सॉल्व करते हैं चीजें मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं. लेकिन जो इसका एक वेरिएशन आप अगेन जो इस पे काम किया था वो एक डेल्टा रूल है. डेल्टा रूल जो है वो लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है. इसके अंदर आप जो नया वेट है वो निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजायर्ड आउटपुट बाय सबट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द करंट आउटपुट. सो ये डेल्टा कैलकुलेट किया जाता है, और इसकी जो इक्वेशंस नजर आएंगी आपको वहां पे जो वेरिएशन नजर आ रही है, somebody can identify इसमें और पिछले वाले में क्या फर्क है. राइट. यहाँ पे आप एक डेल्टा निकाल, जो फर्क है टारगेट का और आपकी वैल्यू का, वो फर्क भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा. सर ये भी आप बिना पढ़ रहे हैं सर, बिना सेकंड आप नहीं पढ़ रहे हैं. ये हम पिछला वाला था फिक्स इंक्रीमेंट लर्निंग रूल, ये है डेल्टा रूल, अगेन अ ट्रेनिंग रूल which is based on little variation.
ये भी सर सिंगल सिंगल परसेप्ट्रॉन लर्निंग टूल के तौर पे यूज करते हैं, बट दिस परफॉर्म्स बेटर देन द प्रीवियस वन। दिस इज विद अ व्यू कि ऑप्टिमाइजेशन जो है वो माइन्यूट ऑप्टिमाइजेशन से लेके एनी कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड पीपल कीप वर्किंग ऑन दीस थिंग्स। दिस इज वन वेरिएशन जिसकी बेस के ऊपर अगर यू गेट टाइम जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया अभी विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड इंक्रीमेंट ट्रेनिंग रूल, उसी को आप सॉल्व करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेनिंग रूल, तो प्रोबेबली यू विल end up to the results much earlier. This will converge faster than the previous one. So this is another one which is solved और accordingly इसको लेके चलते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो ट्रेनिंग है वो हमारे ट्रेनिंग प्रोसेस के तहत हमारी जो लॉस फंक्शन है, यानी जो रिस्क है जिसको हम एम्पिरिकल रिस्क कहते हैं, मिनिमाइज हो। एम्पिरिकल रिस्क से मुराद ये है कि जो आपकी डिजायर्ड वैल्यू है वो और जो आपकी एक्चुअल ऑपरेट वैल्यू उनमें जो डिफरेंस है वो कम से कम हो जाए। दिस इज व्हाट योर एम इज। आगे जाके हम एक और चीज भी देखेंगे कि एक एल्गोरिथम के अंदर हम सिर्फ एरर को ही मिनिमाइज नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को भी मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक सोल्यूशन जब आप देते हैं एज एन इंजीनियर, तो आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा सोल्यूशन दूं जो कि रिसोर्सेज कम खाए। लाइक अगर आपने बिजली बनानी है तो बिजली बनाने के लिए आप पूरे रेगिस्तान में सोलर पैनल लगा सकते हैं अगर पैसा है आपके पास, या पूरे घर में आप लगा सकते हैं। लेकिन आप ये कैलकुलेशंस करेंगे कि मैं मिनिमम खर्चे में कुछ एक अपने ऑप्टिमल रेंज के अंदर पहुंच सकूं। इसलिए इन एल्गोरिथम्स में एक और चीज भी देखी जाती है कि आपने अगर एक मक्खी मारनी है तो टैंक का इस्तेमाल ना करें। मक्खी जो है वो एक फाइल से भी मर सकती है। तो अकॉर्डिंगली कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी देखा जाता है। तो एम्पिरिकल रिस्क मिनिमाइजेशन एंड देन दी कॉम्प्लेक्सिटी रिस्क मिनिमाइजेशन पे भी काम होता है। बट अगर एम्पिरिकल रिस्क को हम फोकस करें तो लॉस फंक्शन जो होता है, लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन योर डिजायर्ड वैल्यू एंड योर एक्चुअल ऑपरेट वैल्यू। सो जो लॉस फंक्शन है उसकी बेस के ऊपर यू गिव योर फीचर्स टू द मॉडल, इट विल गिव यू सम आउटपुट, यू नो द एक्चुअल लेवल, आप लॉस कंप्यूट करते हैं और इसको आप बैकएंड पे फीडबैक देते हैं सिस्टम को, जो कि अपने वेट्स को बायसेस को अपडेट करते चले। और वो जो लर्निंग रूल है वो इस जगह पे इंप्लीमेंट है। वन इज द फिक्स इंक्रीमेंट, सेकंड इज द डेल्टा रूल, और जो इस वक्त एडवांस फॉर्म या मोस्ट कॉमन यूज है वो आपका ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग रूल है, जो कि डिटेल में देखेंगे। सो अकॉर्डिंगली लॉस फंक्शन की डेफिनेशन देनी चाहिए हमें। लॉस फंक्शन जो मोस्ट पॉपुलर है दैट इज कॉल्ड L2 लॉस फंक्शन या स्क्वेयर्ड लॉस। ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। This is your actual value, this is your obtained value, and you subtract it, get the square. This is the square loss for a single income. And based on this, if I just move this green color, ये हम स्क्वायर करने के लिए रिग्रेशन प्रॉब्लम्स देखते हैं। स्क्वेयर करने का रिग्रेशन प्रॉब्लम से सर कोई ऐसा डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। दिस इज जस्ट अ लॉस फंक्शन कैलकुलेशन। एरर तो कहीं भी हो सकता है ना, क्लासिफिकेशन में भी एरर हो सकता है, रिग्रेशन में भी एरर हो सकता है, दोनों जगहों पे एरर आ सकता है। बट जो आपकी डिजायर्ड वैल्यू है, डिजायर्ड वैल्यू जो है वो एक प्रिडिक्शन भी हो सकती है, वो एक क्लास भी हो सकती है, दोनों में एरर हो सकती है। तो दिस इज जस्ट द लॉस फंक्शन कैलकुलेशन। एंड लॉस फंक्शन के बहुत सारे फॉर्म्स होती है। लाइक मीन स्क्वायर एरर इज वन टाइप ऑफ लॉस फंक्शन, रूट मीन स्क्वायर एरर इज अनदर वन। आप जो अभी देख रहे होंगे अपनी रनिंग करते हो तो RMSE लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इट मींस आप यही फंक्शन का अगर आप अंडर रूट ले लेंगे तो वो RMSE बन जाए। सो दिस इज इनफैक्ट ज्यादा पॉपुलर फंक्शन है कि आप हर एरर को कंप्यूट करते हैं, उसका स्टोर करते हैं, सारे एरर्स को सम अप करते हैं और टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल से डिवाइड करते हैं। सो इस तरीके से यू कुड कंप्यूट द मीन स्क्वायर एरर, और बेस्ड ऑन दिस ये लॉस फंक्शन हमारी कंडीशन भी बन रहा है प्रॉब्लम। हाँ बन सकता है बिल्कुल। देखें आपने जब अपने लूप से निकलना है तो आप बहुत सारे पैरामीटर्स की बेस के ऊपर लूप से निकल सकते हैं। उनमें से एक पैरामीटर ये भी है कि अगर एक खास अमाउंट ऑफ एरर पे आप आ गए हैं तो आप उससे आउट हो जाए। और इसमें एक चीज हम देखेंगे कि जनरलाइजेशन का एक फिनोमेना होता है। जनरलाइजेशन का फिनोमेना ये है कि आप कोशिश करते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो चीजें याद ना करे। इट शुड नॉट रिमेंबर, इट शुड जस्ट जनरलाइज। ठीक है ना, यानी ऐसे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने कोई भी क्लासिफिकेशन मॉडल बनाना है तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि यार यही चार चीजें हैं जिनको तुमने सीखना है, बल्कि मैं आपसे ये कहूंगा कि इस तरह की और बहुत सारी चीजें हो सकती। सो जनरलाइजेशन के परस्पेक्टिव से हम ये वैल्यू भी रखते हैं कि ओके अमाउंट इस एरर से कम ना हो,
एक खास अमाउंट ऑफ एरर सिस्टम में रहना चाहिए। दैट इज आल्सो पर्पस इन मशीन लर्निंग। पहले पहला लेक्चर मैंने आपसे कहा था कि 100% error reduction is never required of a machine learning or AI based solution. It's not the aim because it will kill the very aim of that system. ठीक है। जिसका इंसान 100 में से ये गलती करता है, इसको भी 100 में से ये गलती करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपने चीजें याद नहीं करानी, इसको आपने चीजें सिखानी है। और अननोन सिस्टम्स कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर इसको मैं टेस्ट ऐसे सिस्टम पे करूंगा जो कि एग्जैक्टली ट्रेनिंग टाइप है, तब तो रिजल्ट ठीक देगा अगर मैंने इसे याद करा दिया। जैसी कोई डिफरेंट चीज आएगी उस टाइम पे बॉम्बर हो जाएगा। ठीक है। तो इस मकसद से हम इसको भी यूज करते हैं, कि जवाब सवाल का जवाब यस है। सो इस केस को अगर आप देखो तो ये दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, आपके पास डाटा पॉइंट्स हैं एंड यू कैन ऑलवेज कंप्यूट दिस इज योर प्रेडिक्टेड कर्व, इसमें प्रेडिक्शन कर्व ये है। और इसका आप एरर कंप्यूट कर सकते हैं सिस्टम से। और इस सर सोहेल ने कहा कि इस केस में इस वक्त ये रिग्रेशन को आप कंप्यूट कर रहे हैं, तो रिग्रेशन के अंदर आप पॉइंट बाय पॉइंट स्क्वायर फंक्शन निकाल के देख सकते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में ज्यादा लॉस है, तो आप का जवाब होगा जी कि ज्यादा लॉस इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे लॉस कम है। सो इस तरीके से लॉस फंक्शन जो है वो ट्रेनिंग के दौरान रेगुलरली कैलकुलेट होता है हर इटरेशन के अंदर, एंड इट इज शोन इन योर दैट कोड विच यू रन, और दैट यू हैव बीन सीइंग इन योर दैट एग्जांपल एज वेल। सो ये मैंने आपको एज एन असाइनमेंट भी दिया था, आपने हमने क्लास में इसको रन किया था। यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से जो आपकी हाइपर पैरामीटर्स होते हैं उनका रिलेशनशिप है। जब आपने सेकंड वाला रन किया होगा, से अगर इसको हम सिर्फ एक दफा यहाँ पे एक रिफ्रेश या कहें ब्रश अप कर लें कि इसमें क्या चीजें थी। क्रॉस में और एरर कितना फर्क होगा? लॉस में और एरर में, एरर फंक्शन, एरर तो है वो तो एक टर्म है कि जिसमें आपने कोई चीज कैलकुलेट करके एक सिंगुलर चीज निकालनी। यहाँ पे मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में लॉस फंक्शन ये है कि आप ओवरऑल सारे डाटा के ऊपर कुछ एक कंप्यूट करके एक आउटपुट देंगे इस पूरे सिस्टम के अंदर, क्योंकि आप सिस्टम को डील कर रहे हैं। एक आध एग्जाम्पल को तो डील नहीं करेंगे, एक एग्जाम्पल पे एरर होता है, पूरे सिस्टम पे लॉस होता अगर आप टोटल है पैटर्न ओवरऑल सारे डाटा। लॉस की जी। वो वहाँ ये की वो हेल्थ का वो लॉस नहीं वाला है वो ये जो भी आपको मैंने कर्व दिखाए थे, ये इंडिविजुअल एरर था, और जब आप सारों को कंबाइन कर लेंगे तो वो लॉस फंक्शन बन जाता है। इस वक्त इस पूरे सिस्टम में इतना लॉस है, जो सारी एग्जांपल्स मैंने रन किए हैं उनके अंदर इंडिविजुअली एरर्स इतने आ रहे हैं और ओवरऑल लॉस इतना आ रहा है। ठीक है। ओके, सो अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल को आप देखते हैं तो यहाँ पे एक डाटा सेट दिया हुआ है, और इसमें अगेन पॉइंट क्या है कि जब भी डाटा सेट दिया जाता है तो हमारा काम ये कहेंगे देखने कि इसके अंदर कौन से फीचर्स का ज्यादा रोल है फॉर द प्रिडिक्शन, और कौन से फीचर्स का रोल नहीं है। तो अगर आपने इसको रन किया सबने, तो आपने देखा होगा कि शुरू में जब इसको आप रन करते हैं, तो से अगर मैं इसको एक दफा इसके, इसमें अगेन नमपाई पांडास को उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। वी जस्ट रन इट टू गेट सम, तो ये डाटा आपके सामने आ जाता है। अब इसके अंदर आपके पास एक प्राइस प्रोटेक्शन का केस है जिसमें बहुत सारे फीचर हैं। इनफैक्ट ये इस तरह का डाटा है, सेंसस में लिया हुआ है कि कॉलोनीज हैं, मुख्तलिफ नेबरहुड्स हैं, वहाँ पे उनकी कुछ लोकेशन है, घरों की एक मीडियन एज है, उस नेबरहुड में कितने कमरे एग्जिस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ घरों के, सब के मिला के वो वैल्यू है। टोटल बेडरूम्स की वैल्यूज है, उस जगह पे पॉपुलेशन कितनी है इन थाउजेंड्स और मिलियंस वो मेंशन है। उस इलाके में जो मीडियन इनकम है लोगों की वो शो हो रही है, और ये लेवल है आपने भी मेंशन किया कि मीडियन हाउस वैल्यू यानी उस घर उस जगह पे जो घर की वैल्यू वो क्या होगी। तो क्या सारे पैरामीटर को देखें, इधर जो समझने वाली चीज है वो ये है कि ये अगर आपने प्रिडिक्ट करना है, और आप एक इंसान है, आप एक ब्रोकर हैं या आप एक रियल स्टेट एजेंट हैं, तो ये दिस इज अ रेगुलर अफेयर इन एवरी रियल एजेंट लाइफ। वो एक एरिया के अंदर हाउस प्राइसेस को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, बट बेस्ड ऑन सर्टेन फीचर्स कर रहे होते हैं। यहाँ जो फीचर्स हैं जब उसको आप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि इनमें से कुछ की शायद इम्पैक्ट इसके ऊपर होगा, बट कुछ का शायद इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि यार एक इलाके में कितनी पॉपुलेशन है, तो शायद उस पॉपुलेशन का कोई ताल्लुक उस घर में उस एरिया में किसी घर की प्राइस से ना हो। राइट। बट वी नीड टू सी, वी नीड टू चेक। जब आपने इसको रन किया होगा, आपने रन किया है, तो पहले ही आपसे रन करवाता है
विद दी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये रन कराता है आपको विद सम मीडियन एज, इस जगह से रन कराता है। आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट लेट मी सी, नीचे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आपको एक स्टैटिस्टिक्स को भी शो करने की एक थोड़ा सा इन्होंने डॉट डिस्क्राइब से जब इसको करते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जी अगेन डाटा के पर्सपेक्टिव से कि डाटा के अंदर क्या चीज कोई गलत तो नहीं है, राइट। इस जगह पे आप देखते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये आपको दे रही है स्टैंडर्ड डिवीजन मीन वैल्यू। टोटल डाटा पॉइंट 17,000 है सबके। ये इसका मीन मीन है, ये इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन है। मेन वैल्यू ये है, 25% स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से ये वैल्यू आ रही है, 50% ये आ रही है, 75% ये आ रही है, और मैक्स वैल्यू ये आ रही है। तो अगर मैं इधर डाटा को जनरली ऑब्जर्व करूं कि इधर पे गलती तो नहीं है, बिकॉज वी नीड टू क्लीन दी डाटा एज वेल, तो यू फील लाइक कि इस जगह पे जब मैं टोटल रूम्स पे आता हूँ, तो रूम्स के 25% जो है वो 1400 पे है, 50% 2100 पे है, 75% 3100 पे है। तो इस जगह पे कोई 5,000 6,000 नंबर होना चाहिए, लेकिन मैक्स वैल्यू 37,000 आ रही है। इट मीन समथिंग रॉन्ग इज देयर। So seeing this table, one can always figure out that there are some issues with the data which need to be corrected before we move forward. So हमेशा डाटा को ऑब्जर्व करना जरूरी है कि डाटा जो है वो ठीक है या नहीं। तो इस जगह पे जब आप इस डाटा को देखते हैं तो पहले तो वो करेक्शन करनी चाहिए, वो करेक्शन यहाँ पे की गई है। और उसके बाद फिर फीचर्स देखे गए कि ओके, अगर मैं सिर्फ टोटल रूम्स की बेस पे प्रेडिक्ट करूँ इस वैल्यू को तो ठीक रिजल्ट्स नहीं आते। फिर पॉपुलेशन की बेस पे करूँ तो फिर भी रिजल्ट्स ठीक नहीं आते। लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन और रूम्स के लिहाज से एक एक सिंथेटिक फीचर डिफाइन कर लूँ कि पर पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी पॉपुलेशन है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा है, तो वो आप जज कर सकते हैं। और जब इसका आप कोरिलेशन निकालते हैं, नीचे इसकी कोरिलेशन निकली हुई है। मीन होता है सर कि आपका एक एवरेज वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि आप जब, लेट मी ड्रॉ इट। जब आप डाटा को प्लॉट करते हैं ना सर, लाइक आपकी क्लास, सबसे इजी वे आउट होता है कि आप एक गर्लशिप कर्व बनाते हैं ना क्लास, ये आपकी क्लास मार्क्स है, ठीक है। ये एवरेज होती है जनरली क्लास। ज्यादा लोग अगर एक स्टैंडर्ड कर्व हो तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग होते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसके आगे हो गए, ये ए वाली ब्रैकेट है, ये एफ वाली ब्रैकेट है, सही है। तो ये जो मीन के साथ आप वेरी कर रहे हैं, ये एक, इसको हम कहते हैं वन स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये टू स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, ये थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, यानी अगर ये से 60 है तो ये 5% की स्टैंडर्ड डेविएशन अगर है, तो ये आपके कुछ लोग यहाँ इन्वेस्ट करें, 10% पे कुछ और लोग इन्वेस्ट करें, तो पूरा डाटा जो है वो आपका प्लस माइनस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन पे कवर हो जाए। तो मीन इज द एवरेज ऑफ द डाटा, रेस्ट इज द एडिशन और डिलीशन फ्रॉम दैट एवरेज वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन, सो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे ये है कि अगर मैं इस जगह पे आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलर इनकम पे आ जाए, ज्यादा आसानी से समझना कि आपकी मीन वैल्यू 3.9 मिलियन है, और 1.9 मिलियन से लोग ट्रेवल कर रहे हैं आगे पीछे, 3.9 से प्लस 1.9 मिलियन, प्लस 1.9 मिलियन, प्लस 1.9 मिलियन, एंड माइनस माइनस माइनस। तो ये पूरा डाटा उनका कवर हो जाए। The standard deviation is the variation or movement from the mean. फिर लाइट ही है ना, या पंखा है, फिर चल भी नहीं रहा, बंद क्यों हो गया? अभी ठीक है। ठीक है जी। सो ये डाटे को, पॉइंट क्या है कि डाटे को देखना बड़ा जरूरी है कि डाटे के अंदर इटसेल्फ किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिवेल कर रही है, कोई गलती तो नहीं है, कोई कमी पेशी तो नहीं है। क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह से है कि मैंने और आपने अगर किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो उसको मैं सही चीजें दिखाऊंगा तो वो सीखेगा, अगर उसको गलत चीजें दिखाऊंगा तो वो गलत सीखेगा। तो ये नीड टू सी द डाटा योरसेल्फ फर्स्ट, ओपन इट एंड चेक कि इसके अंदर क्या चीज ठीक है क्या नहीं ठीक है। और फिर डाटा के अंदर हर फीचर का ताल्लुक आउटपुट से नहीं होता। तो इसको जब आप आगे लेके चलते हैं तो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर यहाँ पे इसकी, अगेन ये तो इसने फंक्शन फंक्शन को बिल्ड किया, यहाँ पे इसने टेस्ट ट्रेन को बिल्ड कर लिया, ओके, और प्लॉटिंग फंक्शन बिल्ड कर लिए, ये हमने पहले में भी देखा था। और इस जगह पे ये अब
टोटल रूम्स के अगेंस्ट प्रोजेक्ट करना चाह रहा है हाउस वैल्यू को, तो यहाँ पे ये बॉन्कर हो जाएगा, ठीक नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको से पहले इसको रन करते हैं और इसी के अंदर हम फिर दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। नाउ दिस इज रनिंग दी पॉच एंड 17,000 एग्जाम्पल्स थी और 30 का बैच साइज लिया हुआ है, इसलिए यहाँ देखें तकरीबन कितने पॉच रन हो रहे हैं, कितनी इटरेशंस रन हो रही है। देर आर 567, ठीक है, बेस्ड ऑन दी बैच साइज। ओके, सो यहाँ पे अगर आप इसको देखते हैं तो ये जो डॉट्स हैं ये आपका हाउस की कीमतें हैं, और आपका जो एस्टीमेट कर्व है वो ये रेड वाला है, जो कि अजीबो गरीब है, इट्स नॉट एज सच करेक्ट। इसी के अंदर जाके अगर मैं नाउ, अब आप खुद भी सोचें कि एक नेबरहुड में कितने कमरे हैं, लाइक इसकी प्राइस को मैं प्रेडिक्ट करना चाहूँ इस बेस पे कि इसके आसपास कितने टोटल कमरे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑफ कोर्स इसका कोई ताल्लुक नजर नहीं आता, उसको वी कैन ऑब्जर्व इट फ्रॉम दी कोरिलेशन एज वेल। बट से अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये, अच्छा एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है कि एक इलाके में जितनी इनकम होती है, जब इनकम ज्यादा लोग रह रहे होते हैं, ज्यादा इनकम वाले, तो जनरली स्पीकिंग वहां पे प्राइस हाई होती है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर एक पैरामीटर चेंज करें, टोटल रूम्स को मैं चेंज कर दूं विद मीडियन इनकम, ठीक है जी, ये पैरामीटर वहां पे था, वैल्यूज भी थी, एंड इफ आई रन दिस, तो अब अगर इधर आप इसको, इस कर्व को देखते हैं, लेट मी गो है, तो देखें अभी इधर अब इस कर्व की along with the required values, ये वो सारा डाटा है जिसको ये एक लाइन जो है वो एस्टिमेट कर रही है, तो इट इज मच मोर बेटर अलाइनिंग विद द डाटा। ये वाकई कुछ ट्रेंड उसका शो कर रही है कि इनकम का इफेक्ट हाउस की प्राइसेस पे कुछ फील हो रहा है आपको, और इसका अगर आप लॉस फंक्शन भी देखते हैं तो वो आपको रीजनेबल नजर आ रहा है। सो पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ से सीखने वाला क्या है कि जब भी डाटा हो, डाटा को देखना बहुत जरूरी होता है, डाटा की कोरिलेशन निकालनी जरूरी होती है, डाटा की क्लीनिंग जरूरी होती है, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स को क्लासीफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है हर एक सिचुएशन के अंदर। यानी सिचुएशन अवेयरनेस, सिचुएशन इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी मूव ऑन एंड सॉल्व एनीथिंग। और इसके अंदर से जो एक इंपॉर्टेंट चीज निकलती है वो ये है कि 75% ऑफ टाइम a data engineer or a person who's working with such like solutions is working with the feature engineering। फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है उसको अभी हम देखते हैं। सो यहाँ पे अगर सिर्फ एक चीज और अभी रह गई है जो मैं बताना जरूरी समझता हूँ, लेट मी रन दैट टू। आपने रन भी की होगी बट जस्ट शायद इस तरह से सोची नहीं होगी, तो आई वुड बी जस्ट मेंशनिंग दैट। जस्ट सर ये जो आपने हमें इन कोलैब में असाइनमेंट में फाइल्स दी थी, सर, उस बिल पे आप ध्यान को खोलता नहीं है कोलैब उन फाइल्स को। अच्छा नहीं खुलता, तो लेट मी चेक, हो सकता है कोई कोई टाइपिंग मिस्टेक मुझसे हो गई हो। मैं दोबारा, आपने फिर रन कर लिया लेकिन। ये कहता है कि नोटबुक नॉट फाइंड ऑन कोलैब, बोला इसके अंदर चला था पर वो एरर देता है इस कि तरह उस तरह डायरेक्टली तो रन नहीं हुआ, लेकिन वो इस तरह हुआ सर कि उसको पहले हम कॉपी करते थे, फिर उसको जो है ना जाके चैट जीपीटी में खोलते थे, फिर वो एक लिंक देता था, फिर उस पर अच्छा अच्छा जाते अच्छा, थे। नहीं 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 सर, मैं आपको फिर कोई टाइपिंग मिस्टेक मुझसे आप कहते तो मैं देख चेक कर लेता, हो सकता है कहीं कोई। वो नोटबुक इसमें करके नहीं नहीं, ये नोटबुक मैंने वही खोली हुई है, देखो गिटहब पे, मैंने यही आपसे रन करवाई थी। वो गिटहब पे रेफर करता है। गिटहब पे अच्छा 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 अच्छा। सर मुझे आप एक मैसेज कर देते, मैं देख लेता, आई थॉट के आपको इजीली होगी क्योंकि, ठीक, नहीं इसमें चले, ये मैं आपसे दोबारा शेयर कर लूंगा सर। इनफैक्ट यही सेम चीज, ये जो ये यहाँ पे जो इस वक्त कोलैब खुला हुआ है, यही मैंने आपसे रन करवाया था, ठीक है। तो इसमें अल्टीमेटली इस एक्सरसाइज का मकसद ये था, पहली एक्सरसाइज का मकसद ये था कि आपको हाइपर पैरामीटर्स की ट्यूनिंग का अंदाजा हो जाए।
सेकंड एक्सरसाइज का मकसद ये था कि फीचर इंजीनियरिंग के कुछ फिनोमेनास, कोरिलेशन का फिनोमेना, डाटा क्लीनिंग का फिनोमेना और इम्पैक्ट ऑफ अ फीचर ऑन द आउटपुट का आइडिया आपको हो जाए। तो ये वो एक्सरसाइज थी। तो अगर अभी इसमें आपने इसको रन नहीं किया तो ऑल दो मैंने भी एक दफा तो कर दिया, इसको मैं आपसे शेयर कर लूंगा, आप इसको रन जरूर करें। अगेन मैं रिपीट करूंगा, लेकिन मेरा मकसद कर रही है आपको कोडिंग कराना नहीं है। कोड्स आर अवेलेबल। जिस तरह आपने अभी खुद भी कहा कि मैंने चैट जीपीटी पे जाके ढूंढ लिया, तो कोड आजकल मिल जाते हैं। कोडिंग का जमाना अब चला गया है। हमने क्या करना है कि इसको समझना है कि ये कर क्या रहा है, यानी ये स्टेप है, तो ये क्या कर रहा है। बेसिकली ये मॉडल बिल्ड कर रहा है, जो भी कर रहा है अंदर जिस तरह भी लिखा हुआ है इसमें, उससे मुझे गर्ज नहीं है, वो मुझे मिल जाएगा। बट इसने जो काम किया है वो काम मुझे कमेंट करना आना चाहिए कि इसने ये काम किया है बेस्ड ऑन दीज थिंग्स जो इसमें मेंशन है। यार हमने कोलैब भी जाके किया सर, बट उस लिंक से नहीं गए हम किसी और नंबर पर अच्छा, से। ये आसान रूट में आपसे दोबारा शेयर कर देता हूँ, डोंट मिनट अगेन। सिर्फ यहाँ पे भी जो एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो भी हम देख लेते हैं, अगर आपने उसको पहले उस पर फोकस नहीं किया तो। ये क्या मतलब है कि ये मशीन लर्निंग के अंदर आपको फीचर्स को देने पड़ते हैं उसको, जी तो मशीन लर्निंग आराम से खत्म क्यों नहीं होगी, डीप लर्निंग पे चले जाएं किसी तरीके की सर, उसमें ये नहीं, हो। आपकी बात ठीक है, डीप लर्निंग पे चीजें आ गई ना, बट ये कि बहुत सारे जो डीप लर्निंग के भी मॉडल्स हैं उनके लिए आपको सोचना पड़ता है कि मैं कैसे इसके लिए वो खास फीचर्स डिसाइड करूंगा, क्योंकि सिचुएशन इंटरप्रिटेशन अगेन हर डीप लर्निंग मॉडल हर सिचुएशन के लिए नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। लाइक सीएनएन की आप जो बात करते हैं ना, सीएनएन का प्राइमरी मकसद इमेजेस को डील करना था बस। सीएनएन आर प्राइमरली मेंट फॉर इमेजेस। So if anything else would be given to CNNs, it won't be giving you the ideal solution for that. Again, you have to go back and find out a machine learning solution first, and then start to go for a CNN-based type solution. Transformers, जो है ना, they are again not for images. Transformers are for the text, especially for the text, to predict the next word based on the previous word. तो अगर इमेजेस आप ट्रांसफॉर्मर्स को देंगे तो वो रिजल्ट्स आउटपुट आपको आइडिया नहीं देंगे। यू नीड टू डिफाइन विजन ट्रांसफॉर्मर्स, अगेन उस मकसद के लिए बनाए गए कि जिनमें अब आप इस तरह की इनपुट दें। तो ये सारा जितने भी मॉडल्स हैं ना सर, इनकी लिमिटेशंस हैं। अगेन इट्स बेस्ड ऑन अ सिचुएशन। और अगेन विद अ लर्निंग पर्सपेक्टिव, मैं और आप जब हम स्टूडेंट्स हैं ना, तो हमारा तो ये होना चाहिए कि हमें हमें उसकी इन डेप्थ का कुछ पता चलेगा कि कर कैसे रहा है, ना कि बस मैं एक वन टू इंडस्ट्री का बंदा हूँ और मुझे बस आप एक एक्सी फाइल दे दें मैं उसको रन कर दूँ। तो वो मेरा और आपका तो एम नहीं है ना। तो इसलिए हमेशा मशीन लर्निंग वुड ऑलवेज बी लाइफ, और दोनों मकासद पूरे होते हैं उससे। और आप एक एक स्टूडेंट को ज्यादा अच्छा फील होता है जब उसको पूरी मैकेनिक्स का पता चल जाए कि इसमें मॉड्यूल्स रन हो कैसे रहे, बजाय कि ब्लैक बॉक्स के तौर पे हल हो मसला। क्योंकि उसमें फिर आप इंटरनल डायनेमिक्स में जाके चीजें चेंज भी कर सकते हैं। लोग पीएचडी करते हैं बाय चेंजिंग द टाइप ऑफ सीएनएन कि इसका आर्किटेक्चर में चेंज करूंगा। लाइक आपने अगर सीएनएन पढ़े हैं तो आपको नजर आया होगा कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सीएनएन। यूनिट्स आपको आप यूनिट से शुरू करते हैं, देन यू गो ऑन टू द जीएफ नेट, गूगल नेट, एलएक्स नेट, फिर आप आ जाते हैं योलोस के ऊपर, उनके वर्जन्स, एसएस नेट, एसटी नेट्स। ये सारे क्या है, ये मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने टाइम में खास सिचुएशन के लिए डिजाइन किए हैं। किसी में 4 कन्वोल्यूशन लेयर्स हैं, किसी में 10 है, किसी में रेलू फंक्शन है, किसी में कोई और टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन है। तो वो क्या करते हैं, एक सिचुएशन को उठाते, उसके लिहाज से आर्किटेक्चर को रीडिजाइन करते और उसकी मैथमेटिक्स को कुछ अल्टर करके अपने नाम से वो नेटवर्क प्रपोज कर देते। ठीक है। तो इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, और प्रोबेबली वो एक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर किसी और जगह पे फिटिंग नहीं होता। और तो जो बड़े बिग नेम्स है ना, लाइक एलेक्स नेट जो है वो गूगल का प्रेजेंटेड है, तो उसको वो कोशिश उन्होंने की है क्योंकि उनकी बड़ी टीम काम कर रही है। तो दे ट्राई टू मेक इट सुटेबल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। बट जब भी छोटा कोई ग्रुप काम करेगा वो एक खास एरिया को लेकर भी आपको बहुत चीजें रन करके दिखाई। एक किस तरह अफेक्ट करता है इनकम, चलेगा। उस पे लोगों के ऊपर हॉस्पिटल होने से पहले जब हम लगाई थी, उन्हें भी रूम्स बताया, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ टोटल रूम्स के लिहाज से पहले एक फीचर लिया और उसको प्रोडक्शन, यानी उस फीचर के लिहाज से वैल्यू को, यानी एक्स एक्स मेरा जो था वो रूम्स था, वाई मेरा जो था वो आउटपुट वैल्यू जो कि आपकी घर की कीमत कीमत
अब एक में आपने दिखाया कि ये कुछ दूसरे महीने का मीडियन इनकम को ले लेते हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस बेहतर नजर आएगी। अब हमें इसमें कैसे पता चलेगा कौन सा फैक्टर किस किस वेटेज के हिसाब से हमारे उसके ऊपर अफेक्ट कर रहा है, हमें इसमें मैं इसी के लिए तो अभी अगली चीज आपको दिखा रहा था कि वी नीड टू सी द डाटा कोरिलेशन, कि इसके अंदर जो फीचर्स हैं उसका किस फीचर का कितना इम्पैक्ट है दूसरे के ऊपर। ठीक है, ये एग्जांपल चूंकि थोड़ी सी रन हो रही है, मैंने अगली एग्जांपल जो एक दफा क्लास में शायद डिस्कस की थी किसी ने, बल्कि सर सोहेल ने रिक्वेस्ट की थी कि जो टाइटैनिक का डाटाबेस है ना, उसके मैंने कुछ स्नैपशॉट्स रखे हुए हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, तो वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा जो आपका सवाल है। ठीक है, हम वहां पे इसको डिस्कस करते हैं। भाई इधर मैं देख वही रहा हूँ कि कोड में वो किस जगह पे है, यहाँ पे भी एक जगह पे इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। लेट मी जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट कि वो किस जगह पे है। ये रन हो गया, इसको भी देख लेते हैं। सिंथेटिक फीचर के लिहाज से किया इन्होंने, ठीक है, वी नीड नॉट टू हैव दैट। हाँ, यहाँ पे इसने, सिंथेटिक फीचर फीचर इंजीनियरिंग किया है। जी सर बिल्कुल फीचर इंजीनियरिंग है कि आप देखते हैं कि एक गिवन डाटा ये है, बट इस गिवन डाटा के अंदर मेरे लिहाज से मतलब सुटेबल फीचर नहीं है जो कि प्रोडक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो लेट मी कंबाइन टू फीचर्स, let me add another, make another feature from the given features, right? लेकिन यहाँ पे उन्होंने, like इस केस के अंदर आपने देखा होगा रन किया है कि population divided by the total rooms, यानी basically block population को उसने लेके फिर कैलकुलेट किया, तो वो बेहतर परफॉर्म करता था इस पर किसी और केस के। बट इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन। अब ये जो सवाल था आपका, शायद नाम है आपका, तो इसके अंदर अगर हम इसको देखें, अच्छा देखें अब इस जगह पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका हीट मैप भी बनता है। ठीक है, बड़ा कॉमन फिनोमेना है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के अंदर कि इट ड्रॉज अ हीट मैप। हीट मैप आपको ये बताता है कि किस फीचर का इम्पैक्ट किस फीचर पे कितना है। लेकिन इधर देखिए, अगर आपको ये एक्स वाई एक्सिस दोनों पे सेम चीजें रिपीट हो रही, ये वो सारे फीचर्स हैं, ये भी वही फीचर है। ठीक है, और अगर मैं आ जाऊँ कि मैंने चूंकि हाउस की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना था, तो हाउस की वैल्यू ये है, और इस हाउस की वैल्यू को अगर आप क्रॉस में शुरू करें तो इसका कोई ताल्लुक, जीरो का मतलब है कोई रिलेशनशिप नहीं। तो दिस जीरो इज शोइंग कि लॉन्गिट्यूड से और लैटिट्यूड से इसका ऐसा कोई वास्ता नहीं पड़ रहा, इनका आपस में रिलेशनशिप कोई नहीं है। अगर आपको याद हो, वेक्टर अलजेब्रा याद हो, तो एक एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे इंडिपेंडेंस निकालने के लिए आप उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हो। ठीक है, वो उसका कोरिलेशन भी होता है, एक्स यानी ए डॉट बी वुड गिव यू द इम्पैक्ट ऑफ ए ऑन बी। तो एनी, अब ये वेक्टर है ना, देखिए पूरी वैल्यू 17,000 वैल्यू एक वेक्टर है, दूसरे की 17,000 वैल्यू, आप उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो आपको एक कोरिलेशन दे देगा कि इस वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये इसको उसको जब प्लॉट करते हैं तो ये कहता है जी कि हाउस की वैल्यू पे लॉन्गिट्यूड का कोई इम्पैक्ट नहीं, लैटिट्यूड का भी कोई इम्पैक्ट नहीं, या बहुत ही कम इम्पैक्ट। मीडियन एज 0.1 पे है, और अगर मैं चलता जाऊं तो इधर एक वैल्यू आई 0.7। 0.7 जो है, अगर मैं ऊपर आप देखेंगे वो क्या है, इनका क्या है, मीडियन इनकम। ठीक है, सो मीडियन इनकम जो है उसका 70%, यानी अगर मीडियन इनकम बढ़ती है तो एरिया में हाउस की वैल्यू भी बढ़ रही है, ट्रेंड ये शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दो फीचर्स रिलेटेड हैं, इस फीचर का दूसरे फीचर पे इम्पैक्ट है। तो जो मेरा लेबल है, मैंने ये देखना है कि उस लेबल पे किस फीचर का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हो रहा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। दोज आर माई कंसर्न फीचर्स टू पिक फ्रॉम द डाटा एंड यूज देम फॉर द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पर्पसेस, राइट। सो इसमें देखिए अगेन पॉपुलेशन का इम्पैक्ट देखिए, क्या 0.9 क्या चीज है। अगर एक इलाके में रूम ज्यादा होंगे, जनरली स्पीकिंग वहां की पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, तो देखें इनका रिलेशनशिप पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। द वैल्यू अप टू 1 मींस पॉजिटिव रिलेशन, यानी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। वैल्यू ऑफ -1 मींस एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इस चीज के लिए कोरिलेशन का फिनोमेना यूज किया जाता है, एंड दिस हेल्प्स यू टू फिगर आउट द राइट फीचर्स। So this exercise were meant to understand these things। इसको जब आप देखेंगे और से दोबारा रन करेंगे, अगर रन नहीं किया तो इस हवाले से इसको देखें, तो आपको यहाँ से कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट अप होगी। इसको scroll करके दिखाइए।
डॉट को आर आर मीन्स को रिलेशन का वैल्यू कैलकुलेट करें ट्रेनिंग डाटा के ऊपर। ट्रेनिंग अंडरस्कोर डीएफ वो आपके पास एरे है जिसमें CSV फाइल है, तो ये वो डाटा है। डाटा डॉट कॉल, अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि एक कोरिलेशन के लिए एक तरीकाकार है। जस्ट टाइप इन चैट जीपीटी हाउ टू फाइंड द कोरिलेशन ऑफ अ फाइल लोडेड इन दिस वेरिएबल, तो आपको बता देगा ये कोड है, रन करें इसको आप। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। लेट मी गो बैक टू द प्रेजेंटेशन नाउ। कोई क्वेश्चन इसमें अगर है तो अगेन आई वुड से कि एक दफा इसको खुद रन में जरा वो फाइल भी ठीक कर लूंगा, आप इसको दोबारा एक दफा देखिएगा, और अगर फिर कोई क्वेश्चन हो तो अगली क्लास में वी कैन डिस्कस दैट। So here you saw the impact of the hyperparameters. Here you saw the importance of data understanding, right? So in fact, जो मेन चीज है उस पर हम आ जाते हैं कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है सर, घड़ी देख रहे हैं, कहीं जाना तो नहीं है? सर फवाद से पूछूं, अजान सुननी है तो हम चुप हो जाते हैं। अजान यहाँ पे हो रही है या कहीं और है? चलो इधर इधर होगी तो आज वैसे ही 7:30 नमाज होती है। ओके, सो अगर मैं इधर इसको इस चीज को लेके चलें और फिर इसको अप्लाई करें ऑन टू दी एग्जाम्पल, इधर आपने थोड़ा सा फोकस है। मैंने इसका पहले भी कहा था कि बहुत हैवी टाइम जो है वो हर इंसान का गुजरता है फीचर इंजीनियरिंग के अंदर, तो इस एरिया में काम कर रहे हो। क्योंकि देखिए जो हमारे तीन हमारे जो स्टेप्स थे ना, प्री प्रोसेसिंग, एल्गोरिथम पार्ट, पोस्ट प्रोसेसिंग, इसमें जो एल्गोरिथम पार्ट है ना, वो बहुत कम लोग उसमें कोई इनपुट डालते हैं। देर आर एग्जिस्टिंग algorithms, existing structures, existing architectures. People just pick it, place it for the problem and solve it. जो वेरिएशन आती है या नोवेल्टी आती है या कहेंगे जिसको हम कहते हैं ओरिजिनलिटी होती है, वो सिचुएशन की इंटरप्रिटेशन पे होती है कि एक सिचुएशन को आप इंटरप्रेट करें और उसको इस काबिल करें कि ये एक मशीन लर्निंग मॉडल से जो कि एग्जिस्ट कर रहा हो, ये ट्रेन भी हो जाए और टेस्ट भी हो जाए। तो कैगल पे जितने आपको कंपटीशन नजर आते हैं ना, $5,000 से $50,000 तक प्राइस है, बट दे वोंट आस्क यू कि आप मॉडल को ही चेंज करें, दे विल आस्क यू कि सिचुएशन को इंटरप्रेट करें, मेक योर फीचर्स एंड फिगर आउट सम एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर टू सॉल्व इट, राइट? लाइक टाइटेनिक का डेटाबेस में भी आपको दिखाता हूँ, वो अरसे से पड़ा हुआ है और वो अभी तक खुला हुआ है कि आप जब चाहे उसको सॉल्व कर सकते हैं विद न्यू टाइप ऑफ प्री प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। सो पॉइंट क्या है कि ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो यू टेक द रॉ डाटा एंड कन्वर्ट देम इनटू समथिंग व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इन केस ऑफ जनरली स्पीकिंग मशीन लर्निंग, बट अगेन कुछ जगहों पे आपने डीप लर्निंग एल्गोरिथम को भी डेवलप करना होता है, तो ये चीजें एम्बेड की जाती हैं। प्रोग्रामर एम्बेड करता है कि जी मैं इसके फीचर्स किस तरह निकालूंगा इस टाइप ऑफ सिचुएशन के, तो वो आप उस कोड में एम्बेड खुद करते हैं बजाय कि यूजर पे छोड़ेंगे वो निकालें। ठीक है, सो यहाँ पे जो लाइक एग्जांपल है कि आप कैटेगोरिकल वैल्यूज को मैप करते हैं और उसको आप कोई खास नंबर देते हैं। सो से ट्रैफिक लाइट को अगर आपने क्वांटिफाई करना है तो ट्रैफिक लाइट तो रेड येलो ग्रीन होगी, लेकिन किसी एक वक्त में कोई एक लाइट ऑन होगी जब आप इस सिचुएशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इसको आप 3 नंबर्स या 3 डिजिट्स से शो कर सकते हैं। That could be dash dash dash. If red is on, it would be 100. If yellow is on, it would be 010. If green is on, it would be 001. This is called one hot encoding. ये एक ही सिचुएशन के 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, आप किसी एक वक्त में एक को ऑन करें। So one hot encoding is very common in solving or quantifying the things. Like ये इधर एक एग्जांपल दी गई कि हमारे जो इस जो एक एरिया में वहाँ बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, 1,000 स्ट्रीट्स हैं, बट वो किसी एक स्ट्रीट के ऊपर होगा, स्ट्रीट 28 पे होगा। फ्रॉम स्ट्रीट 100 स्ट्रीट्स है, एक घर है वो स्ट्रीट 28 पे है, तो स्ट्रीट 1 से लेके स्ट्रीट 27 तक नंबर जीरोस होंगे, 28 वाला 1 होगा, फिर 29 से लेके 100 तक नंबर जीरोस होंगे। दैट कुड बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट, सो इट्स कॉल्ड वन हॉट एन्कोडिंग। ठीक है, इसकी अभी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन हम एक कोड में देखते हैं। सिमिलरली जब बहुत सारे जीरोस आ रहे हैं सिस्टम में, तो आप बहुत सारे जीरोस को सप्रेस कर सकते हैं, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पार्स डाटा रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि अब इस केस के अंदर 100 स्ट्रीट्स हैं और सिर्फ एक 1 है,
there is no need of mentioning all the zeros. So there should be a way to reduce the data. Again, this is on the part of the designer कि वो किस तरह से उसको ये काम करेंगे. Again, डाटा को जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं, let me hide this line ये थोड़ा सा डाटा छुपा रही है. Whenever we decide a feature, that feature has to be some prominent feature in the data, which should depict some situation. Like इधर एक example जो मैंने दी हुई है कि आप एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें एक बैंक के अंदर एक बंदा या ग्रुप बैठा हुआ है जो कि डिसाइड करता है कि एक बंदा आए और वो पूछता है कि जी मैंने लोन लेना है तो उसको यस या नो करना है. Somebody comes, सो जो भी बैंक मैनेजर है या जो कंसर्न ग्रुप है वो कुछ क्वेश्चंस करेगा उस शख्स से, और बेस्ड ऑन दैट ही और शी वुड बी गिवन दी लोन. सो उसमें से डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया ये तो हो सकता है कि आप क्वालिफिकेशन का सवाल करें और उसकी बेस पे डिसाइड करें कि एक बंदा मास्टर्स है तो आपके हाँ जी इसको लोन दे देना चाहिए बिकॉज ही इज अ वेट क्वालिफाइड पर्सन, ही विल रिटर्न माय लोन. बट इस बेस पे कि उसके सर के बाल सफेद हैं और मैं कहूँ जी अगर सफेद बाल होंगे तो लोन मिलेगा, नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा, ये शायद ठीक क्राइटेरिया नहीं है. सो अगेन वी नीड टू सी कि सिचुएशन के अंदर किस चीज को मैंने फोकस करना है. तो दिस इज विद व्यू के क्वालिटीज हैज टू बी या डाटा हैज टू बी सीन के कौन से फीचर्स हमने देखने. क्लियर मीनिंग हो लाइक इट्स ओके कि बंदे की उम्र 28 साल है, गुड टू गो विद, बट शायद उसका एम्प्लॉय नंबर चेक करना कि आपसे नस्ल में एम्प्लॉयड है और आपका एम्प्लॉय नंबर क्या है, इसकी बेस पे डिसाइड करना कि उसको लोन दिया जाए, अगेन इट्स नॉट अ गुड थिंग. और अगेन कुछ नॉइजी फैक्टर्स है, अगर कोई आपको कोई डाटा लिखा हुआ मिल गया एक बंदे की उम्र 300 साल है तो इट मींस कि दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड, इट हैज टू बी अवॉइडेड. और इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यू नीड टू सी दी स्टैट्स ऑफ द डाटा, उसके अंदर से आप अननेसेसरी चीजों को निकालेंगे. सर अगर डाटा बीच में से मिसिंग है तो उसको डाटा को इंजेक्ट किया जा सकता जी है. करते हैं सर, मैं अभी वो भी आप उस पर भी आते हैं कि whenever data is missing you need to give the, again you need to consider the statistics of the data and preferably replace the missing values with the mean of the data. एन आइडियल या एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये हो सकता है. लाइक आपके पास ये भी अगर आप इसी डाटा को देखें जो आपका टाइटैनिक वाला है, तो इसमें कोई 100 लोगों की उम्र मिसिंग है, मिसिंग. तो उसको आप एवरेज या तो सारी एज निकाल दें, आप खत्म ही कर दें एज को कि ये पैरामीटर मेरे किसी काम का नहीं. लेकिन अगर आप उस पैरामीटर को लेना चाह रहे हैं तो वन ऑफ द पॉसिबल प्रैक्टिकल सोल्यूशन कुड बी कि आप एवरेज लें एजेस का, और जहां एज नहीं है वहां वो एवरेज रिप्लेस कर दें क्योंकि एवरेज एज उसकी है. It can be utilized for that purpose. Okay. So again, डाटा के अंदर आप यू नीड टू फिगर आउट के कोई ऐसे साइंस तो इस्तेमाल नहीं हुए हुए, लाइक एन का सिंबल कहीं पे है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, या जैसा अभी हमने बात की कि है ही नहीं डाटा तो उसको भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा. You need sometimes you need to map the data onto some range. This helps in learning the data. लाइक एक नंबर 1 से लेके 1 करोड़ तक का अगर नंबर है तो इसको सिस्टम को फीड करना और उसको उसको कन्वर्ट कराना मुश्किल है. बनस्पत मिन मैक्स को आप -1 1 डिक्लेयर करके मैप कर दें, मिनिमम नंबर इज -1, मैक्स इज +1 एंड यू नॉर्मलाइज द डाटा. तो इसकी जो लर्निंग है वो ईजी है. और इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज होती हैं. एक जी स्कोरिंग का एक फिनोमेना है जो कि बहुत कॉमन है मशीन लर्निंग के अंदर, कि यू टेक दी वैल्यू, you subtract it from the mean of the data and divide by the standard deviation. This is your scaled value. एग्जाम्पल यहाँ की हुई कि अगर से नंबर है 130, तो 130 -100 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो नंबर 1.5 बन जाएगा. 1.5 is easier to be taught to a system than this number जो कि एक बड़ा नंबर है, या इवन इससे भी बड़ा हो सकता है. तो छोटे नंबर्स के साथ खेलना आसान होता है, बड़े नंबर्स के साथ मुश्किल होता है. सर नुमान नींद आ रही है? वी कैन हैव अ ब्रेक क्योंकि मेरे ख्याल में टाइम भी नमाज का हो गया, थोड़ा सा थक भी गए शायद, थोड़ी चीजें जो है एक ही टोन में चल रही हैं, लेट्स चेंज दी टोन आपको भी नमाज पढ़ना. ठीक है.
नमाज 7:30 है ना, तो 15 मिनट के बाद आपने कहीं जाना है? बस खाना खाना है? कितने बजे तक है? सर वो तो मैं 9 बजे के बाद ना। तो अच्छा, 9 15 तक है। फिर हम चले 8:45 खत्म कर लेंगे, आप खाना खा लो, कोशिश करके 8:45 फिनिश कर। सर ना मैंने ना आपको एक सही से जगह टाइटैनिक ठीक है। हो गया तो सबको समझ आता है। हाँ, लेकिन जब तो लेक्चर रिकॉर्ड भी होता है ना, आप दोबारा उसको रिपीट कर। मेरे असल में देखिए, ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है ना, इसमें इतनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप कहीं और जाकर पढ़ेंगे। तो मैं तो ये सजेस्ट यही करता हूँ कि जो फोकस रखें जो हम पढ़ा रहे हैं, मेरा एक कोशिश ये होती है कि जो मैक्सिमम चीजें अच्छी चीजें अवेलेबल हैं जहाँ जहाँ पे, उसको मैं आप तक लेकर आऊँ। अगर मैं कोई एक सिंगल सोर्स आपको अच्छी नहीं मिलेगी, वो कुछ थोड़ा सा बात करेगी, फिर वो डाइवर्ट मारते हैं ऐसी चीज पे कि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ चला गया लेकर। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो क्लास की चीजें हैं उसको आप बेशक लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा रिपीट कर लें, कोई डाउट है पूछें कि ये चीज मुझे नहीं समझ आई सर दोबारा बताओ, तो वी कैन ऑलवेज नेक्स्ट डिस्कस। क्लास में पूछ सकते बिल्कुल पूछें। हैं। ठीक है। तो अगेन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन उसमें आप मेरे ख्याल में ज्यादा कंफ्यूज हो, बिकॉज आई नो कि ये किस तरह लोग हैं। सर क्लास में बैठे हुए सब कुछ समझ आ रहा है, क्लास लेक्चर भी समझ आ रहा है, घर जाके अभी अभी करके सब आती चीजें नहीं। प्लान। हाँ, लेकिन आप फिर लेक्चर है आपके पास ना, अच्छी बात ये है कि लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप दोबारा नोट कर लें और क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन पे पूछें मुझसे, ये मुझे नहीं समझ आई, तो वी कैन ऑलवेज आंसर इट। दैट वुड बी इजियर वे टू अंडरस्टैंड, इंस्टेड कि आप कोई और किताब खोल के पढ़ना शुरू कर दो, फिर एक नई डायरेक्शन। सर पेपर आपने कहा था उसका टेस्ट मेरा मैकेनिक्स था, हाँ तो मैंने थर्मो उसका निकाला था, लेकिन उसके अंदर सीओडी की 10,000 सिमुलेशन हैं। उससे तो हमें कोई गर्ज नहीं है ना, हमें बस ये देखना है कि उसके अंदर नहीं नहीं नहीं, आपने सिलेक्टेड चीज निकाली, डाटा निकाले और डाटा की देखेंगे इसने क्या चीज प्रेडिक्ट की है या क्या चीज या क्या क्लासिफाई, उसको फोकस कर डिस्कस मुझसे कीजिएगा ना, मैं उसमें से आपको गाइड कर दूंगा। ऐसा नहीं उससे हम आपके पेपर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि सर ज्यादा देन द अदर पेपर्स वो ज्यादा मुश्किल रहेंगे। अगर आपको मेरा पेपर लग रहा है कि वो आपके इंटरेस्ट का है तो उसमें से निकाल लें, नो इश्यूज। इतनी ज्यादा आसान लग रहा था समझने के लिए, बाकी थोड़े मुश्किल लग रहे आप मेरा निकाल लें, नो हैं। इश्यूज। जी वेलकम।